हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। ईआरओ के लिए जो अपने पार्ट बी के प्रश्न थे नगर पालिका अधिनियम से, वो हम लगातार कर रहे थे। टोटल 300 प्रश्न हम करने वाले हैं, उसमें से 100 प्रश्न मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आज से मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। कुछ साथियों का ये कमेंट्स आए थे, कुछ इस तरह का सुझाव था कि सर इस वीडियो को थोड़ा अगर छोटा हो जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और क्लास भी फास्ट आ सकती है। तो मैंने आज थोड़ा सा चेंजमेंट किया, कोशिश की है। आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पर मैंने अब 25 की जगह 10 प्रश्न लाए ताकि वीडियो छोटा हो, आप वीडियो को पूरा देख पाए और फटाफट इसमें प्रश्न कर पाए। अब मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान रहता है, मैं फटाफट बनाकर, कई बार जैसे मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता हूँ स्टूडियो में, तो मैं एक साथ वीडियो बनाकर, ताकि आपके लिए जो डेली का रूटीन है वो बना रहे, इस तरह से हम फास्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखो, आज के जो सारे, आज मैं 10 प्रश्न ले रहा हूँ और उसमें से 10 में से 7 प्रश्न जो है अपनी अनुसूचियों से रिलेटेड है। ठीक है, तो अनुसूचियां भी आज सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। 6 की 6 अनुसूचियां मैं आपको यहाँ पर बता देने वाला हूँ। और जो 3 प्रश्न है वो अध्याय 11 हमारे यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अभी जो अध्याय चल रहा है, ध्यान रखना, अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। और जो अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न है वो अध्याय 7 से संबंधित है, नगर पालिका राजस्व, इस अध्याय का नाम है। इससे संबंधित सारी की सारी 6 अनुसूचियां। तो एक सवाल यहां से बनता है कि जो 6 अनुसूचियां वो किस अध्याय से संबंधित है, तो अध्याय 7 से सारी की सारी 6 अनुसूचियां संबंधित है। आपको पता होगा, पहला सवाल यही है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में कितने अध्याय, कितनी धारा और कितनी अनुसूचियां हैं? अध्याय कितने हैं, धाराएं कितनी है, अनुसूचियां कितनी है? तो अध्याय हमने पढ़ लिया था कि 17 अध्याय है। अब 17 तो देखो यहाँ पर 3 में है, तो ये तो कट हो गया। धाराएं कितनी है? 344 धारा है, तो 344 इसमें है, ये भी कट हो गया। अब यहां पर मुझे बताइए कि अनुसूचियां कितनी है, तो टोटल 6 अनुसूचियां है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अनुसूचियां। देखो, अनुसूचियां वास्तव में जब एक्ट पूरा, अनुसूचियां मतलब अनु यानी पीछे की, और सूचियां, कुछ सूचियां दिए रखी है पीछे इस एक्ट के खत्म होने के लिए। मैंने जो बुक बनाई है मैंने पीछे नहीं दी है, मैंने 17वें जो 7वां अध्याय है उसके साथ ही यहाँ पर ऐड कर दिया है। बाकी आप जो मूल जो एक्ट है उसमें आप देखेंगे तो जब पूरा एक्ट खत्म हो रहा है तब लास्ट में 6 अनुसूचियां दी हुई है। अपनी बुक में जो, जिसमें ये सारे मैंने प्रश्न भी दिए, उसमें मैंने बीच में इसलिए ऐड किया था कि आपके लिए पढ़ने में आसान रहे भाई किस अध्याय से संबंधित है, आपको पूरा बार बार पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़े, इसी चैप्टर के साथ आपको मिल जाएगा। अब इन 6 अनुसूचियों का विषय क्या है, क्या क्या किससे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम आगे वाले सवालों में देखते हैं। तो पहला तो ये क्लियर होना चाहिए, 17 अध्याय है, 344 धाराओं में बटा हुआ। ये जो सारा 17 चैप्टर है ये 344 धाराओं में बटे हुए हैं। और अध्याय 7 में कुल 6 अनुसूचियां जो इस अध्याय 7 से संबंधित है। अब क्या क्या है इसमें ये देखते हैं अगले सवाल में। पहली अनुसूची किस धारा से संबंधित है? कुल 6 अनुसूचियां हमने पढ़ी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। अभी मैं लास्ट में आपको 7 सवाल पूरा होने के बाद एक एक अनुसूचिया बताऊंगा किस अनुसूचिया में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर धारा 109, धारा 110, धारा 108 और 112। 108, 109 और इनके बारे में तो हमने पिछली बार चर्चा भी की थी कि 108 में क्या है, हमारा अध्याय 7 है, राजस्व से संबंधित है। राजस्व में लिखा हुआ है कि जो कर नगर पालिका ले सकती है वो किस प्रकार ले सकती है। तो कर लगाने के लिए कर अधिरोपण से पूर्व की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया का एक हिस्सा ये है जो कि धारा 108 में लिखा हुआ है। और ये धारा 108 ही इस प्रथम अनुसूची से संबंधित है। धारा 108 में लिखा हुआ है कि कोई भी कर नगर पालिका, कोई भी टैक्स है, कोई भी टोल टैक्स है या फिर कोई भी सेस या उपकर लगाती है, तो उस नगर पालिका के निवासियों को एक नोटिस जारी करेगी कि हम ये कर लगा रहे हैं। किसी को भी आक्षेप हो तो आप इस प्रारूप में यहां पर भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो ये नोटिस जारी किया जाता है। उस नोटिस का जो प्रारूप है वही पहली अनुसूची में दे रखा है। मैं आगे आपको सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, पहले प्रश्न कर लेते फिर बताऊंगा मैं। तो धारा 108 में ये बात लिखी हुई है, तो धारा 108 से संबंधित ये है। क्लियर है? दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा असुमेलित है? असुमेलित हमें देखना है, जो सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर दूसरी, पहली अनुसूची हमने पढ़ लिया, दूसरी, तीसरी अनुसूची आ गई, चौथी आ गई, पांचवी आ गई, छठी आ गई, सारी की सारी 6 अनुसूची में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। पहली अनुसूची कौन सी धारा से संबंधित है? 108 से। दूसरी और तीसरी जो वो धारा 117 से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ से सही है। दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची दोनों धारा 117 से संबंधित है। ये क्या है दूसरी और तीसरी अनुसूची में? इसमें कोई संपत्ति को एक व्यक्ति दूसरे को ट्रांसफर करता है, अंतरण करता है, तो अंतरण जो करता है उसका जो विवरण है वो दूसरी अनुसूची के अनुसार हो सकता है या तीसरी अनुसूची के अनुसार हो सकता है। दोनों में अलग अलग है। जब अंतरण लिखित द्वारा होता है, लिखित यानी कि इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश में वर्ड होता है, या फिर लिखित का मतलब होता है दोनों के बीच में कोई समझौता पत्र जिसमें एक सारी बातें, शर्तें लिखी होती है, उसको बोलते हैं लिखित। जब लिखित के द्वारा हो रहा है तो दूसरी अनुसूची, लिखित के बिना हो रहा है तो तीसरी अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची जो मांग का नोटिस है, मांग का नोटिस का मतलब है
जैसे टैक्स, कोई टैक्स लग रहा है, कर लग रहा है किसी भी चीजों पे, वस्तु पे, तो उसमें क्या क्या मांग के नोटिस में आएगा, भाई कौन कौन सा कर आपको चुकाना, कर के संबंधित है, तो धारा 129 में न होकर धारा 130 में है। मांग का नोटिस कि आपको इतने टाइम में यहां पर ये कर जमा कराना है, उसके बारे में, तो मांग का नोटिस की संबंधित है धारा 130, उससे संबंधित चौथी अनुसूची है। इसके अलावा पांचवी अनुसूची धारा 131 सही है, और छठी अनुसूची धारा 133 सही है। अब अगर कोई मांग का नोटिस जारी किया कि आपको ये टैक्स चुकाना है, आप जमा करा दीजिए, अब कोई टैक्स नहीं चुकाता है तो क्या होगा, टैक्स नहीं चुकाता है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है, बाद में उसको नीलाम किया जाएगा। तो जब्त करने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी ऐसे अधिकारी को पत्र लिखेगा, जो भी इसके अधीनस्थ अधिकारी है, कि जाइए आप इसकी संपत्ति को कुर्क कर लीजिए। तो उसका जो प्रारूप है उस अधिकारी को लिखने का, वो प्रारूप इस पांचवी अनुसूची में आएगा, जो धारा 131 में लिखा हुआ है। उसके बाद वो जब कुर्क कर लेगा और उस संपत्ति को बाद में नीलाम करेगा, नीलाम करने से पहले जो संपत्ति का मालिक है उसे एक बार फिर से नोटिस जारी करेगा, भाई आपकी संपत्ति जो है नीलाम कर ली की जाएगी, अभी 5 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। 5 दिन में जो आपकी संपत्ति, जो आपको टैक्स बनता है और जो हमने अभी ये संपत्ति कर की वसूली की है, उसमें जो खर्चा लगा उस सहित आप नगर पालिका में जमा करा दीजिए, अन्यथा आपकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा। उसका जो प्रारूप है वो धारा 133 में लिखा हुआ है। तो ये सारी 6 की 6 अनुसूचियां मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको लास्ट में सारी की सारी अनुसूचियां भी बता दूंगा, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए सवाल नंबर 104, जब कोई अंतरण के संबंध में नोटिस जारी करना हो, अंतरण का मतलब ट्रांसफर करना हो, आपको संपत्ति ट्रांसफर करनी है, उसके संबंध में कोई नोटिस जारी कर रहे हैं, तो किस अनुसूची के तहत जारी होगा? पहली अनुसूची के तहत नहीं होगा, अभी हमने बात की। इसमें तो क्या है, नगर पालिका कोई टैक्स लगा रही उसके संबंधित सूचना। दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, या 2 व 3 दोनों? अभी हमने यहाँ पढ़ा दूसरी और तीसरी अनुसूची दोनों अंतरण से संबंधित है, तो इसका आंसर दूसरी और तीसरी दोनों होगा। जब लिखत के द्वारा होता है तो दूसरी अनुसूची है ना, लिखत के अलावा होता है तो तीसरी अनुसूची। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 व 3 दोनों। किससे संबंधित है? धारा 117 में से संबंधित है। यहाँ पर मिलान करने वाली बात है, तो देखो हमने 6 अनुसूचियों के बारे में भी जान लिया, और किससे संबंधित है वो भी इसमें आ जाएगा। पहली अनुसूची मिलान करना है, तो कर उद्ग्रहण करना है और उस पर कोई आपत्ति दर्ज करानी है, तो उसका नोटिस का प्रारूप ये लिखा हुआ है। उसके बाद पांचवी अनुसूची, वारंट जारी होता है ना। पांचवी अनुसूची जो है वो वारंट से संबंधित है, कि आप वारंट दीजिए जिसकी भी संपत्ति की आपकी, अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आप पर ये संपत्ति कुर्क की जा सकती है, वो वारंट का प्रारूप है। चौथी अनुसूची अभी हमने पढ़ा था, मांग की नोटिस, मांग किया जाएगा कि आपको ये टैक्स चुकाना है, उसके मांग की नोटिस। तो देखो ए में यहाँ पर 3, जहां पर भी आ रहा है ABC 3, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। इसके अलावा बी में 1 होना चाहिए, तो बी में 1 यहाँ पर आ रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा 312। देख लेना, बिल्कुल सही आ रहा है, 312 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब अधिकारी कुर्क संपत्ति, यानी जो जब्त कर ली संपत्ति को, कुर्क संपत्ति की सूची बनाता है, ठीक है, सूची बना ली, इसमें एक धारा 133 में से लिखा, उसको सारी सूची बनानी पड़ेगी, तालिका बनाएंगे, तब कब्जाधारी को यानी जो संपत्ति का कब्जा है, मालिक है, वो को किस अनुसूची के प्रारूप में लिखित में नोटिस देगा? ये भी हमने पढ़ाया था 133 में, छठी अनुसूची के तहत, है ना। तो छठी अनुसूची हमारा ये रहा आंसर। छठी अनुसूची के प्रारूप में ये लिखित में नोटिस देगा कि 5 दिन के भीतर आप अपना जो भी जितना टैक्स बनता है और इस वसूली के खर्चे सहित जमा करा दीजिए, अन्यथा आपकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी अगला सवाल मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। नोटिस की तामील, आपको एक नोटिस दिया गया 5वीं अनुसूची के तहत, है ना, आपको जमा कराना कि तारीख से कितने दिन के भीतर वसूली के खर्चे सहित रकम नगर पालिका कार्यालय में जमा करवानी होती है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन। अभी मैंने आपको 2-3 बार बोल दिया, 5 दिन के अंदर। छठी अनुसूची में लिखी हुई ये बात कि आपको जिस नोटिस की तामील की तारीख से 5 दिन के अंदर अंदर आपको जो भी आपके टैक्स बनता है वसूली के खर्चे सहित आप जमा करा दीजिए, अन्यथा आपकी ये जो भी संपत्ति है वो नीलाम कर दी जाएगी। तो इसका आंसर होगा 5 दिन। अभी मैं एक बार आपको सारा का सारा वापस से रिपीट करा देता हूँ ये अनुसूचियों के साथ। देखो एक बार वापस लिखते हैं। टोटल यहाँ पर 6 अनुसूचियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और छठी अनुसूची, है ना। धारा से मैं बात कर रहा हूँ, धारा 108, धारा याद रख लेना, धारा से पूछा जा सकता है। दूसरी और तीसरी अनुसूची जो है वो धारा 117 से संबंधित है। ये है धारा 130 से संबंधित, ठीक है, मांग का नोटिस। ये इंपॉर्टेंट धारा है, याद रख लेना, धारा याद रख लेना यहाँ से। ये अंतरण से संबंधित है, ये टैक्स अधिरोपण की पूर्व की प्रक्रिया में ये आता है।
उसके बाद पांचवा में वारंट का प्रारूप आता है और उसके बाद वारंट को निष्पादित करने की रीति। ये धारा 131 और धारा 133, धारा 131 और धारा 133। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, अपना जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है देख लेना, उस पर 1 लाख से ज्यादा, अब तो लगभग 1,15,000 जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई बार दूसरे टेलीग्राम चैनल नाम से बने हुए थे, आपको उसमें नहीं। क्वालिटी एजुकेशन RAS इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, कई लोगों को नहीं मिलता, इस पर देख लीजिए, मैं कोशिश करूंगा, इसका लिंक भी दे दूंगा। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं ये शेयर कर दूंगा पीडीएफ, तो वहां से आप इसको एक बार मिलान कर लेना, इसको याद रख लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 108, 117, 130, 131, 133 कई बार सीधा धारा से मिलान करने से संबंधित पूछा जा सकता है ना, तो संभावना है अगर ऐसा सवाल पूछा जाता तो आप आराम से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, तो पहली अनुसूची पर आते हैं, किससे संबंधित है, धारा 108। क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका के निवासियों को इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नगर पालिका संलग्न नियमों के में परिभाषित कर, टैक्स, टोल टैक्स या यथास्थिति जो भी उपकर से अधिरोपित करना चाहती है, प्रस्तावित कर के संबंध में आक्षेप करने वाला नगर पालिका कोई भी निवासी इस नोटिस की तारीख से 1 महीने के भीतर भीतर, अब देखो यहाँ पर जो ये भी हम याद कर सकते हैं, 1 महीने के भीतर भीतर आक्षेप मांग सकती है, के भीतर नगर पालिका अपने लिखित आक्षेप भेज सकेगा। ये नोटिस जारी हो गया, ये पहली अनुसूची में दे रखा। इसके बाद ये दूसरी अनुसूची है, जब अंतरण, ये किससे संबंधित है, अंतरण धारा 117 से संबंधित है। अंतरण लिखत के द्वारा किया जा रहा है तो उसके संबंध में जो नोटिस है कि वो नोटिस का प्रारूप क्या होगा, वो ये होगा जिसमें सारा संपत्ति का वर्णन, नोटिस की तारीख, लिखत की तारीख, ये सारा, विक्रेता कौन है, क्रेता कौन है ना, प्रतिफल की रकम, इसमें क्या क्या समाविष्ट है, अवस्थिति क्या है, संपत्ति के बारे में, संपत्ति की संख्या, नाम, लंबाई, चौड़ाई, सीमाएं वगैरह सारा ये हो जाएगा। सेम यही प्रारूप होता है तीसरी अनुसूची का भी, पर इसमें है जब लिखत से अन्यथा यानी लिखत के अलावा कोई अगर अंतरण किया जा रहा है तो उसका प्रारूप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो इस तरह से आ जाएगा। दोनों धारा 117 से संबंधित है। अब देखें चौथी अनुसूची, यह है मांग का नोटिस। तो किसको प्रेषित किया जा रहा है, उस निवासी का नाम यहां पर लिखा जाएगा, XYZ जो भी नाम दिया, आपको नोटिस दिया जाता है कि इस नगर पालिका का नाम आ जाएगा, दिनांक को प्रारंभ होने वाली और इस दिनांक को समाप्त होने वाली और इतने कालावधि के लिए यह कारण मेंशन होगा, ठीक है, से शोध्य राशि, कितनी राशि, जो नियम संख्या लिख दी, अधीन उद्गृहणीय है कि ये से मांग करती है यदि इस नोटिस की तामील से 15 दिन के अंदर अंदर उक्त राशि नगर कार्यालय में जो नाम आ जाएगा में संदत नहीं कर दी जाए तो नगर पालिका के समाधान प्रारूप में असंदाय के लिए पर्याप्त कारण नहीं बतलाया, अगर आपने एक या तो नोटिस आपको जो है कर आप जमा करा दीजिए या फिर कोई विशेष कारण है तो कारण नहीं बतलाया जाए तो खर्च सहित जो खर्च नगर पालिका लग रहा है उसकी वसूली के लिए आपकी संपत्ति का कुर्की का वारंट जारी किया जाएगा। तो चौथी अनुसूची में है, मांग कर रहा है भाई आपको उतना टैक्स जमा कराना है या फिर आप कारण बताइए 15 दिन के भीतर भीतर, नहीं तो आपकी संपत्ति कुर्क का वारंट जारी कर दिया जाएगा। और वारंट पांचवी अनुसूची के तहत ये वारंट का प्रारूप है, उस अधिकारी का नाम जिस पर वारंट के निष्पादन का प्रभार है, यानी वारंट का निष्पादन किसको कुर्क करना है उस अधिकारी को मुख्य नगर पालिका अधिकारी जारी करेगा। सारा लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि क ख निवासी, उसका यहाँ पर इसका निवासी नगर पालिका को प्रारंभ होने वाली इस तारीख को कि इन्होंने कोई भी रकम का संदाय नहीं किया है और असंदाय के लिए कोई भी संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया, इसलिए उनकी मांग का नोटिस पर तामील होने के 15 दिवस भी बीत गए हैं, अतः आपको समादिष्ट किया जाता। आपको कौन, जिसको कुर्की करनी है उस अधिकारी को ये वारंट का प्रारूप ये एक तरह से नोटिस जा रहा है, ठीक है। आप राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 131, 132 और 133 के उपबंधों के अध्ययन जो भी रकम है उस सौदे की पूर्ति के लिए संपत्ति को निम्न अनुसार आप कुर्क कर लीजिए। तो कितने कर्म है ये सारी जानकारी यहाँ पर दे देगा, इस तरह से कुर्क हो जाएगी। और लास्ट में ये 131 में, यहाँ पर 131 में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ जो हमने लास्ट सवाल कहा कि 5 दिन के भीतर भीतर, इसमें लिखा हुआ है कि इतने मूल्य के साथ जो भी है आपका नीचे तालिका में जो भी आपकी संपत्ति दी गई वो संपत्ति कुर्क कर ली है। यदि इस नोटिस की तामील की तारीख से 5 दिन के अंदर आप वसूली की खर्चे सहित रकम नगर पालिका कार्यालय इस कार्यालय के नाम में संदत नहीं करते तो आपकी संपत्ति बेच दी जाएगी। और यहाँ पर साइन, ये इस तरह से 6 की 6 अनुसूचियां हैं। हमारा काम है किस धारा से संबंधित और ये किससे संबंधित है ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब 3 सवाल जो है हम अध्याय 11 से यहाँ पर मैंने लिया है, ये अपने बुक में दे रखा सारा, तो मैंने अध्याय 11 से जुड़े हुए ये सवाल है वो आ गए इसमें। अध्याय 11 अगर हम देखें तो धारा 159 से लेकर 199 नगरीय विकास एवं नगरीय योजना उससे संबंधित है, नगरीय विकास एवं योजना इससे संबंधित है इस चैप्टर का नाम। इसमें लिखा है किस धारा के अंतर्गत नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर
पहली धारा जो धारा 159 है उसमें ये लिखा हुआ है कि इस 59 इस धारा के अंतर्गत नागरिक सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना और अन्य योजना, 3 प्रकार की योजनाओं के बारे में इसमें उल्लेख है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये लिखा हुआ है योजना तैयार करने के लिए किसके साथ समन्वय स्थापित किया जाता है। इसी धारा 159 में लिखा हुआ है कि योजनाएं तैयार करने के लिए नगर पालिका को महानगर योजना समिति अथवा जिला योजना समिति या फिर इस मुख्य नगर नियोजक जो टाउन प्लानर होता है इनके साथ समन्वय, यानी कि सभी के लिए हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी के लिए। यहाँ पर सभी आंसर ये वैसे तो या तो इसके साथ या फिर इसके साथ, दोनों के साथ हो सकता है अथवा में, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर सारे ऑप्शन है इसलिए इसका आंसर हमने लगा दिया सभी के साथ यहाँ पर करेगा। अब एक इसमें बात लिखी हुई है, यहां से एक प्रश्न बन सकता है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। धारा 159 आगामी 5 वर्षों के लिए जो योजना तैयार की जाएगी उसे किस नाम से जाना जाएगा। इसी धारा 159 में लिखा हुआ है कि 3 प्रकार की योजनाएं, एक योजना होगी मास्टर विकास योजना, मास्टर डेवलपमेंट स्कीम जो है, ठीक है, उसमें ये 20 साल अगले किसी भी नगर की योजना बनती है तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सभी तरह की बनती है, तो अगले 20 साल में इस नगर को किस तरह से बसाया जाएगा, तो अगले 20 साल के लिए जो योजना बनती है उसको हम कहते हैं मास्टर विकास योजना। जो 5 साल के लिए बनती है उसे कहते हैं निष्पादन योजना, और जो वार्षिक हर साल 1 साल के लिए बनती है उसका नाम ही है वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना, तो ये 1 वर्ष के लिए बनती है। तो तीनों प्रकार की योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा 5 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर ए व बी दोनों नहीं होगा, यहाँ पर होगा निष्पादन योजना। ये है इसका सही आंसर। आज वीडियो मैंने छोटा रखा, 10 प्रश्न ही लिए। आप मुझे एक तो कमेंट में बताइए कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न आपको आते थे, आपने यहाँ पर किया होगा तो एक तो कमेंट में वो लिखकर बताइए। और आज मैंने थोड़ा चेंजमेंट किया है, वीडियो छोटा रहा लेकिन आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी, मुझे भी पढ़ाने में थोड़ी सहूलियत रही। तो ये चेंजमेंट कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब क्योंकि छोटे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो डेली आ जाए। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।